में सैलाब के सितम के बीच सेना, एनडीआरएफ और बचाव दलों के जवान देवदूत बनकर लोगों को बचाव उन्हें राहत देने के लिए लगातार उतरे हुए हैं। सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स असम के कछार, सिलचर समेत तमाम इलाकों में बचाव अभियान लगातार चला रही हैं। खबर यह है कि राज्य की दो प्रमुख नदियां यानी ब्रह्मपुत्र और बराक का जलस्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से इलाका पूरी तरीके से पानी से डूब चुका है। खासतौर से होजाई, बारपेटा और नलबाड़ी इलाकों में हालात गंभीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन बचाव दलों का जोश और जज्बा देखने लायक है। असम में 32 जिलों के 4,941 गांवों में 54 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। करीब 3 लाख लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ले रखी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज के जवान राहत बचाव में लगातार लगे हुए हैं। दारंग, बारपेटा और कामरूप इलाकों में सेना की 7 कंपनियां दिन रात युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। ये जवान जगह जगह फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। प्री मानसून की हल्की बारिश के बाद मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। बारिश से मिली राहत कम होती जा रही है और लोग भी कह रहे हैं कि इस प्री मानसून की छोटी राहत से काम नहीं चलने वाला। मानसून के लिए राजधानी वासियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अब एक अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में मानसून का जो तय समय 27 जून बताया जा रहा था, वो अब 25 या 26 जून को भी धमक सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 24 जून तक पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उससे सटे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जो भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में हवा के पैटर्न को बदल देगा, जिसके बाद 27 जून तक दिल्ली में मानसून पहुंच जाने के आसार बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 23 से 29 जून के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में बादलों के आने की संभावना है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तरह तरह की नीतियों पर काम कर रही है। इसी के तहत अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल्स पर भी सब्सिडी देने जा रही है। जाहिर है, इससे प्रदूषण पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही तेल की मार से भी राहत मिलेगी। बुधवार से दिल्ली सरकार की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दिशा में अगर आप देखें तो आप 1 किलोमीटर जो डीजल और पेट्रोल पे चल सकते थे, वही 1 किलोमीटर जब आप इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, किसी भी कीमत पे आपने गाड़ी खरीदी हो, फ्री मार्केट, फ्री प्राइस से आपने गाड़ी खरीदी हो, तो वो 1 किलोमीटर की आपको क्रेडिट दी जाती है एज ए यूजर। इस स्कीम के तहत जो लोग पहले बुकिंग कराएंगे, उनको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। मसलन पहली 1000 बुकिंग कराने वाले लोगों को 7500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और उसके बाद की 10,000 साइकिलों पर 5500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नोएडा के गाड़ी मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान व्यवस्था को अपना लिया है। यानी अगर आप नोएडा में किसी ड्राइवर का चालान करता है तो उसे ट्रैफिक दफ्तर या कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऑन द स्पॉट ही चालान का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में 75 पॉइंट्स ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। जिले में 7 ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर्स को ये मशीन अलॉट भी कर दी गई हैं। अब इन मशीन्स के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ 2 मिनट में चालान की राशि भरी जा सकेगी। किसी के भी चालान करते हैं तो ऑनलाइन मोड में किसी भी कार्ड के द्वारा, जो बैंक के कार्ड होते हैं, पेमेंट का मोड होता है, उसे ऑनलाइन वो पेमेंट तत्काल ही कर सकता है। पिछले दिनों नोएडा में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया था। लखनऊ के ये वो छात्र हैं जो अभी से अग्निपथ स्कीम में भर्ती को लेकर जागरूक हैं और इन छात्रों ने सेना में जाने के लिए अभी से अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अलग अलग कोचिंग संस्थानों में ऐसे छात्र पढ़ाई करते नजर आए। इन छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन। ऐसे में आगजनी, तोड़फोड़ की कोई जगह नहीं बचती। लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। जो चेंजेस हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने किया है कि जो मतलब कि जो राज्य है ना, उसमें छूट दी जाएगी 10% की, यूपीपी वगैरह हो गई, और जो मतलब राज्य की वैकेंसीज निकलती हैं तो काफ़ी इम्प्रूव किया है और कुछ अच्छी स्कीम्स निकाली हैं, तो कुछ अच्छी बात है। फिर से हम लोग अच्छी तरह लग गए हैं।
अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता और आरक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद इन छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। साथ ही इस बात की भी तसल्ली कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है। पटना हाईकोर्ट जल्दी हाईटेक होने जा रहा है। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जल्द ही आईफोन मिलने वाला है। हाईकोर्ट के जजेस को आईफोन 13 प्रो का 256 जीबी वाला मॉडल देने की योजना है। कोर्ट ने इसके लिए नोटिस जारी कर डीलर से टेंडर भी मांगे हैं। पटना हाईकोर्ट के परचेज सेल विभाग ने सभी अधिकृत डीलर से एक हफ्ते के अंदर अपना कोटेशन देने को कहा है। कोटेशन के साथ ही डीलर से सभी जरूरी कागजात भी मांगे गए हैं। फिलहाल पटना हाईकोर्ट में 27 न्यायाधीश हैं, जबकि न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 53 तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पटना हाईकोर्ट के लिए 9 और जजेस की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया था। नई नियुक्ति के बाद जजेस की संख्या 36 हो जाएगी। खबरों के मुताबिक 9 नई नियुक्तियों में से 7 जज 18 जून को शपथ ले चुके हैं। कृपया अवधानम देयम। ये है देश का पहला एयरपोर्ट जहां पर संस्कृत में अनाउंसमेंट होती है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ अब संस्कृत में भी अनाउंसमेंट हो रही है। मुसाफिरों को संस्कृत भाषा में कोविड संबंधी गाइडलाइंस बताई जा रही हैं। बीएचयू संस्कृत विभाग के अनुरोध पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। संस्कृत भाषा को सम्मान देने हेतु और ये यात्रियों को बताने हेतु कि वो ऐसे एक शहर में आए हुए जो संस्कृत भाषा की राजधानी भी माना जा सकता है, इसलिए संस्कृत में ये मैसेज कोविड प्रोटोकॉल का प्रारंभ किया गया। संस्कृत में जानकारी देने का अंदाज यात्रियों को भी बेहद पसंद आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं सुना तो मुझे कुछ डिफरेंट सा लगा। वाराणसी प्राचीन काल से संस्कृत का केंद्र रहा है। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट संस्कृत को सम्मान देने की पहल के तौर पर देखी जा रही है। कुश्ती के दंगल में अगर गीता बबीता ने परंपरा तोड़ते हुए मिसाल कायम की, तो अब शनन सरहद की सुरक्षा में बेटियों की भागीदारी की नई परंपरा शुरू करने जा रही है। खूबसूरती यह है कि शनन भी हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और शनन के माँ बाप ने भी इन्हें बेटों की तरह बड़ा किया है। बबीता गीता भी वो बेटी है किसी की। गोल्ड तो गोल्ड हो, बेटा लाओ चाहे बेटी। देश में पहली बार एनडीए की परीक्षा में लड़कियों को शामिल किया गया और जब नतीजा निकला तो शनन ढाका ने इतिहास रच दिया। महिलाओं में शनन टॉपर हैं और ओवरऑल 10वीं रैंक हासिल की है। बहुत खुशी महसूस हुई उस टाइम, लेकिन एट ए टाइम ये पता नहीं था कि ये फर्स्ट टॉप किया है गर्ल में, लेकिन इतना आ गया था कि टॉप 10 में है, नंबर 10 पे है। रोहतक की रहने वाली शनन को देश सेवा का जज्बा विरासत में मिला है। दादा चंद्रभान ढाका सेना में सूबेदार थे और पिता विजय कुमार ढाका भी भारतीय सेना में नायक सूबेदार के पद पर रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव कादमा की रहने वाली रमाबाई ने उम्र को पीछे छोड़ दिया है। 105 साल की उम्र में इन्होंने 100 मीटर की रेस में रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात के वडोदरा में हुई राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रमाबाई इतनी तेज दौड़ी कि 100 मीटर की रेस सिर्फ 45.4 सेकंड में पूरी कर दी और इसके साथ ही रमाबाई ने पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2 सिंह अभी 2 हैं और उससे पहले कितने नानी? उससे पहले कितने हैं? उससे पहले 25 मेडल है नानी के पास, 25 गोल्ड मेडल। घने ही पड़े हैं, मतलब गांव में बहुत सारे पड़े हुए हैं नानी के पास। 105 साल की रमाबाई ने 2021 में ही अपने एथलेटिक्स करियर की शुरुआत की। 1 साल में ही ये करीब 25 से ज्यादा मेडल जीत चुकी है। अपने पहले ही इवेंट में रमाबाई ने 4 गोल्ड जीते। अब तक ये देश के अलग अलग हिस्सों में 6 से 7 टूर्नामेंट्स में भाग ले चुकी हैं।